Hey everyone, my name is Anjali Verma and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss haloalkanes part of the chapter haloalkanes and haloarenes. So इस वीडियो में मैं सिर्फ haloalkanes वाला पार्ट ही कवर करूँगी because I'm not getting that much time to make videos and you people had commented a lot कि organic chemistry आप start करा दो. So इसीलिए मैं haloalkanes वाला पार्ट इस वीडियो में कवर कर दूँगी and tomorrow I'll upload the video for haloarenes as well. So look, सबसे पहले तो हमारे जो हैलो एल्केन्स होते हैं उसका मतलब यही होता है कि एल्केन्स में 4 हाइड्रोजन्स होंगे अगर, तो उसका एक हाइड्रोजन अगर कोई भी एक हैलोजन रिप्लेस कर देगा, लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट CH4 तो वो हमारा मीथेन है, उसमें अगर कोई भी हैलोजन रिप्लेस कर देगा एक हाइड्रोजन को तो वो हैलो एल्केन कहलाएगा. एंड ये एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं, बट इफ़ वी टॉक अबाउट हैलोएरीन्स तो वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, यानी कि जिसमें बेंजीन होगा. तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आई होप आपको क्लियर ही होगा. उसके बाद कुछ और चीज़ें आती हैं जो कि एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. लाइक एलाइल ग्रुप की अगर हम बात करें तो एलाइल ग्रुप वो होता है जिसमें अगर हम एक हैलोजन की बात कर रहे हैं तो वो उस कार्बन से जुड़ेगा जो कि डबल बॉन्ड के बगल में है. लाइक अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ही वो अटैच होगा तो उस कंडीशन में उसे हम विनाइल कहेंगे. एंड अगर उस कार्बन से अटैच्ड है जो कि डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल वाला कार्बन है तो उसे हम एलाइल ग्रुप कह देंगे. तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम्स में आ जाती हैं, लाइक लास्ट ईयर हमारे उसमें भी आई थी एलाइल विनाइल टाइप, तो ये आप देख सकते हो. देन उसके बाद प्रिपरेशन मेथड स्टार्ट हो जाती हैं. एंड लुक, ज़्यादा डिफ़िकल्टी बिल्कुल भी नहीं है चैप्टर, एंड इसके मैंने नोट्स भी ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं एंड यू गाइज़ हैड कमेंटेड फॉर शॉर्ट नोट्स, तो ये एक तरह के शॉर्ट नोट्स भी हो सकते हैं आपके लिए. सो इसमें सबसे पहले प्रिपरेशन मेथड है एंड ये बिल्कुल ही बेसिक है. लाइक अगर हमने मीथेन लिया है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो लाइट की प्रेजेंस, ये जो H म्यू लिख रखा है या फिर न्यू लिख रखा है तो ये लाइट है, लाइट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होती है क्लोरीन के साथ. तो यहाँ पे CH3Cl फॉर्म हो जाएगा एंड HCl निकल जाएगा. एंड यही रिएक्शन चलती जाएगी जब तक ये सारे ही जो हाइड्रोजन हैं ये रिप्लेस नहीं हो जाते, विच मीन्स ये CH3Cl फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा. उसके बाद ये फॉर्म करेगा CH2Cl2, उसके बाद CHCl3, देन उसके बाद CCl4. तो ये तब तक रिएक्ट करता जाएगा जब तक सारे ही हाइड्रोजन्स क्लोरीन रिप्लेस नहीं कर देता. देन उसके बाद अगर हम ब्रोमिनेशन की बात करें तो यहाँ पे क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो इसे हम क्लोरीनेशन कह देंगे. अगर ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसे ब्रोमिनेशन कहेंगे. तो ब्रोमिनेशन जो है वो जनरली डार्क में ही होता है. एंड उसके बाद आता है आयोडीनेशन. सो आयोडीनेशन का मतलब है कि आयोडीन के साथ हम रिएक्ट कराएंगे. यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं एज कैटलिस्ट. सो HiO3 एंड HNO3 इसका हम यूज़ करते हैं एंड यहाँ पे ये फॉर्म हो जाता है एंड इसके साथ ही HI भी फॉर्म होता है. सो बेसिकली अगर हम बात करें कि हम इन कैटलिस्ट को क्यों यूज़ करते हैं, सो हम इन कैटलिस्ट को इसीलिए यूज़ करते हैं सो दैट ये जो HI फॉर्म हो रहा है इसे हम वापस से डिकम्पोज कर दें आयोडीन में. बिकॉज अगर हम इसे डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी. यू कैन सी दिस साइन, ये साइन रिवर्सिबल रिएक्शन का होता है. तो अगर हम इसे डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो जो रिएक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी एंड हमारा ये फॉर्म ही नहीं होगा. इसीलिए हम ये यूज़ करते हैं सो दैट HI इनके साथ रिएक्ट करें एंड ये आयोडीन में डिकम्पोज हो जाए. एंड रिएक्शन बैलेंसिंग तो आप देख ही सकते हो. उसके बाद है स्वार्ट्स रिएक्शन, ये एक नेम रिएक्शन है एंड ये है फ्लोरीन के प्रिपरेशन के लिए. लाइक यहाँ पे इस मेथड से फ्लोरीन प्रिपेयर नहीं हो सकता या फिर फ्लोरो एल्केन्स प्रिपेयर नहीं हो सकते हैं बिकॉज फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, इसीलिए वहाँ पे ये रिएक्शन नहीं हो सकती है. तो यहाँ पे ये रिएक्शन होगी, ये वाली स्वार्ट्स रिएक्शन कहलाती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरो एल्केन्स. सो बेसिकली हमने यहाँ पे ले रखा है एक क्लोरो एल्केन विच मीन्स क्लोरोइथेन हमने ले रखा है यहाँ पे एंड इसको हम रिएक्ट कराते हैं विद द फ्लोराइड्स ऑफ हैवी मेटल्स, यानी कि जो हैवी मेटल्स होते हैं यहाँ पे हमने मर्करी ले रखा है, मर्क्यूरस फ्लोराइड है ये, एंड कई और भी होते हैं ASF3. तो इस तरह के जो फ्लोराइड्स होते हैं ऑफ द हैवी मेटल्स उनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरो एल्केन्स. तो यहाँ पे ये प्रिपेयर हो जाएगा एंड ये हमारा फ्लोरो एल्केन या फिर फ्लोरोइथेन प्रिपेयर हो गया है. उसके बाद नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड आती है बाय एल्कीन्स. तो एल्कीन्स की हेल्प से जब हम प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले तो एक सिमेट्रिकल होते हैं एंड दूसरा एसिमेट्रिकल या फिर अनसिमेट्रिकल, जैसे भी आप कहना चाहो. तो ये है हमारी सिमेट्रिकल विच मीन्स डबल बॉन्ड के इधर
एक कार्बन है तो इधर भी एक ही रहेगा, तो ये सिमेट्रिकल होते हैं। एसिमेट्रिकल वो हो जाते हैं जिसमें डबल बॉन्ड के एक साइड 1 है तो एक साइड 2 होंगे, विच मीन्स अनइक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो इसे जब हम HBr के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कहीं पे भी कंबाइन हो सकता है, हाइड्रोजन इधर भी जा सकता है या फिर हाइड्रोजन इधर भी जा सकता है, तो यही फॉर्म होगा। क्योंकि अगर ब्रोमीन इधर भी अटैच होता है तो फॉर्मूला वही रहेगा, तो वो यहीं पे आ जाएगा एंड स्ट्रक्चर भी उसका सेम ही रहेगा। तो सिमेट्रिकल वाले में तो सही है, बट इफ़ यू टॉक अबाउट द एसिमेट्रिकल वन, तो वहाँ पे दो हमारे प्रोडक्ट्स पॉसिबल होते हैं। HBr के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हो जाए एंड हाइड्रोजन यहाँ पे, या फिर यहाँ पे ब्रोमीन अटैच हो जाए एंड हाइड्रोजन यहाँ पे। सो यहाँ पे बेसिकली हमारे दो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, बट जो ये 2 ब्रोमो प्रोपेन है ये हमारा मेन प्रोडक्ट होगा एंड दिस इज़ अकॉर्डिंग टू द मार्कोवनिकॉफ रूल, जो कि स्टेट करेगा, लुक जो HBr है वो कैसे ब्रेक होगा, H+ एंड Br- में, राइट। तो जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो कहाँ पे जाके अटैच होगा, वो वहाँ पे अटैच होगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स हैं, विच मीन्स ये यहाँ पे अटैच होगा, उस कार्बन से जाके जुड़ेगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। एंड जो नेगेटिव पार्ट है वो वहाँ जाके अटैच होगा जहाँ पे कम हाइड्रोजन एटम्स हैं, विच मीन्स यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो सिंपल सा वही है हमारा मार्कोवनिकॉफ रूल, एंड ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो जाएगा। बट इन द केस ऑफ एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल, यानी कि जहाँ पे हम पेरोक्साइड का यूज़ कर देते हैं वहाँ पे मेन प्रोडक्ट हमारा ये बनता है, ये नहीं। बट इसके लिए 2 कंडीशंस होती हैं, एक तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस होनी ज़रूरी है एंड सेकंड ये रिएक्शन सिर्फ HBr के साथ ही होगी, विच मीन्स अगर हम इन दोनों रिएक्शंस की बात करें तो HI के साथ भी हो सकती है, HCl के साथ भी हो सकती है, but this reaction is possible only with HBr and the presence of peroxide is important. That is why it is also called as Kharash effect or peroxide effect. So जब हम एक asymmetrical alkene को react कराते हैं HBr के साथ in the presence of any peroxide, then the main product is this. एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल अगर स्टेट करना हो तो वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा ऑफ द मार्कोवनिकॉफ रूल। सो आई होप दिस इज क्लियर एंड नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक्स। Now the next method of preparation is by alcohol. So alcohol की अगर हम reactivity order की बात करें तो वो होता है टर्शरी की सबसे ज़्यादा, then secondary and then primary. टर्शरी का मतलब होता है कि जो हमारा OH ग्रुप है वो ऐसे कार्बन से अटैच्ड होगा जिसके पास 3 कार्बन होंगे। लाइक अगर इस कार्बन से अटैच्ड है OH ग्रुप तो इसके आसपास 3 कार्बन एटम्स होने चाहिए, तो इसे टर्शरी कह देंगे। अगर यहाँ पे हाइड्रोजन हो एंड सिर्फ 2 ही कार्बन से अटैच्ड है तो सेकेंडरी कह देंगे, एंड प्राइमरी हम कहेंगे जब सिर्फ एक ही कार्बन हो, विच मीन्स यहाँ पे भी H एंड यहाँ पे भी H, तो उस कंडीशन में उसे प्राइमरी कह देंगे। आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपको क्लियर होंगे। एंड अगर आपसे रीज़न पूछा जाए कि जो टर्शरी अल्कोहल है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है, तो उसका रीज़न होता है +I इफेक्ट। +I इफेक्ट का मतलब क्या है, लुक सपोज यहाँ पे कार्बन्स ही हैं एंड ये टर्शरी वाला है, ठीक है। तो +I इफेक्ट का मतलब होता है कि जो हमारे एल्किल ग्रुप्स बेसिकली शो करते हैं, सो ये हमारे एल्किल ग्रुप ही हैं, राइट। यहाँ पे CH3 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 सपोज हम ले लेते हैं, तो ये एक एल्किल ग्रुप है तो ये +I इफेक्ट शो करेगा। +I इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करेगा इस पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ हो गई तो इन दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है एंड ऑक्सीजन के पास ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो ये आपस में रिपेल करेंगे। अगर ये आपस में रिपेल कर रहे हैं तो बॉन्ड तोड़ना ईजी हो जाएगा, जितना ईजिली बॉन्ड टूटेगा उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी ऑब्वियसली। तो इसीलिए टर्शरी वाले की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है ड्यू टू द +I इफेक्ट। अगर हम सेकेंडरी की बात करेंगे तो उसके पास 2 ही कार्बन एटम्स हैं, राइट, तो वो 2 ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करेंगे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 3 हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, तो ये बॉन्ड ज़्यादा ईजिली टूटेगा। यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ होगी, इसीलिए मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा बॉन्ड टूटने में, तो इसीलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर हमारा ये होता है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। उसके बाद रिएक्शंस आती हैं, तो सबसे पहला है हमारा ग्रूव्स प्रोसेस। इसे हम ल्यूकास टेस्ट भी कहते हैं, ये भी आपका अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स वाले चैप्टर में भी यूज़ होगा। सो इसमें बेसिकली ये जो HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2 है, इसको हम कहते हैं हमारा ल्यूकास रिएजेंट। तो ये रिएक्शन होती है, एक कोई भी अल्कोहल हम ले लेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों ही ये शो करते हैं
तो यहाँ पे जब हमने रिएक्ट करा दिया है तो सिंपली Cl यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, H2 निकल जाएगा। सिंपल सी रिएक्शन है एंड ल्यूकास टेस्ट में आप इसे ज़्यादा अच्छे से देख सकते हो। एंड तीनों के साथ ही रिएक्ट करेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। उसके बाद है जो हमारे फॉस्फोरस हैलाइड्स हैं उनके साथ, यानी कि फॉस्फोरस क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं एंड आयोडाइड्स के साथ भी, बट वहाँ पे स्पेसिफिक कंडीशंस हो जाती हैं कि I5 के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करता है एंड Br3 के साथ क्यों करता है। इस तरह की कुछ कंडीशंस हो जाती हैं, वो मेरे नोट्स में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल आपको एक चीज़ याद करनी है कि अगर PCl5 के साथ रिएक्शन हो रही है तो उस कंडीशन में यहाँ पे POCl3 फॉर्म होगा, एंड अगर रिएक्शन PCl3 के साथ हो रही है तो यहाँ पे H3PO3 फॉर्म होगा। ये दो कंडीशंस आपको याद रखनी है। इन केस अगर आप भूल गए, यहाँ पे आपने POCl3 फॉर्म कर दिया तो पूरी ही रिएक्शन गलत हो जाएगी। इसीलिए यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि अगर PCl5 के साथ रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे POCl3 फॉर्म होना है, एंड अगर यहाँ पे PCl3 के साथ रिएक्शन हो रही है तो H3PO3 ही फॉर्म होना है। बाकी जो ये वाला प्रोडक्ट है ये दोनों कंडीशन में ही सेम रहेगा। एंड मैंने सिर्फ PCl5 वाली ही रिएक्शन बताई है बिकॉज दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड कन्वर्जन्स में भी आपकी यही यूज़ होने वाली है। जो PBr5 एंड PI5 वाली रिएक्शंस हैं वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद है डार्जन्स मेथड। दिस अगेन इज़ अ नेम रिएक्शन। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड मानी जाती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स। तो इसका रीज़न भी पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो हम थायोनिल क्लोराइड यूज़ करते हैं, इसको हम थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। तो अल्कोहल के साथ इसे रिएक्ट कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो ये तो हमारा वही हैलोएल्केन फॉर्म हो गया एंड यहाँ पे HCl और SO2 निकल जाता है। सो बेसिकली इसे हम हैलोएल्केन की नहीं, क्लोरोएल्केन की प्रिपरेशन कहेंगे बिकॉज यहाँ पे सिर्फ थायोनिल क्लोराइड ही यूज़ होता है। तो ये मोस्ट इफेक्टिव मेथड इसलिए मानी जाती है बिकॉज ये जो HCl एंड SO2 है दे आर ऑलवेज इन द गैशियस स्टेट। सो गैशियस स्टेट में है तो इवेपोरेट हो जाएंगे ईजिली। अगर ये ईजिली इवेपोरेट हो जा रहे हैं तो इसका मतलब सिंपली यही है कि हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट बचेगा वो यही बचेगा, तो इसकी प्रेजेंस नहीं होगी, यानी कि इम्प्योरिटी की तरह एग्जिस्ट नहीं करेंगे इसके साथ, तो इसका प्योर फॉर्म हमें मिलने वाला है। दैट इज़ वाई दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन। So I hope this is clear. Then we have the Finkelstein reaction. This again is a name reaction and is important. So in case हमें एक हैलोएल्केन से दूसरे हैलोएल्केन में चेंज करना है तो वहाँ पे हम ये रिएक्शन यूज़ कर सकते हैं। सो ये रिएक्शन NaI के साथ ही होती है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। सो देयर आर सर्टेन कंडीशंस इन द नेम रिएक्शंस, यू हैव टू रिमेंबर देम। सो यहाँ पे हम Cl भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं। सो यहाँ पे जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा। दिस सिंपल इज़ फिंगरस्टीन रिएक्शन। इसे हैलोजन एक्सचेंज मेथड भी कह सकते हैं। सिमिलरली जो स्वार्ट्स वाली थी उसे भी हम हैलोजन एक्सचेंज मेथड कह सकते हैं क्योंकि हैलोजन्स यहाँ पे रिप्लेस हो रहे हैं एक तरह से। Then we have the Borodin-Hunds-Dieter reaction. This again is a name reaction and is important. ये ज़्यादा कन्वर्जन्स में आपकी यूज़ नहीं होगी बट स्टिल आप देख सकते हो इसे। सो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, विच मीन्स अगर आप इसे देखो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, राइट, CH3CH2 COOH, बट जब वो H Ag यानी कि सिल्वर ने रिप्लेस कर दिया है तो उसे हम कह देते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब हम इसे रिएक्ट कराते हैं ब्रोमीन के साथ, नाम से ही पता चल रहा है बोरोडीन हुंस-डीकर, विच मीन्स रिएक्शन ब्रोमीन के साथ ही होगी एंड इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहाँ पे सिंपली Br आ जाता है, ये CO2 जो है ये निकल जाएगा एंड एक AgBr भी निकल जाएगा। तो आपको ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है। जितनी नेम रिएक्शंस हैं आप उन्हें रिटन प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएंगी एंड ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है रिएक्शंस, बस आपको ये है कि थोड़ी रिटन प्रैक्टिस एंड थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें याद करने के लिए। देन उसके बाद एक चीज़ आती है नेचर ऑफ बॉन्ड, यानी कि जो हमारे हैलोएल्केन्स हैं उनमें कैसा बॉन्ड होता है CX का, यानी कि कार्बन और हैलोजन के बीच में। अगर हम बात करें CH3Cl की तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। तो जो हमारा क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है, विच मीन्स वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी ओर को खींचने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियल का मतलब ये होता है कि कंप्लीटली उसने नहीं लिया है बट हाँ मैक्सिमम पोर्शन ले लिया है, इसीलिए पार्शियल का मतलब हाफ, तो हाफ उसने अपनी ओर को खींच लिया है, ऐसे कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें CCl4 की तो उसमें कोई भी पोलैरिटी नहीं होगी,
क्यों नहीं होगी? क्योंकि CCl4 कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, जितना ये वाला क्लोरीन उसे ऊपर को खींचेगा उतना ये भी नीचे को खींचेगा, सिमिलरली ये उधर को खींचेगा तो ये भी इधर को खींचेगा, तो इन दोनों की वजह से जो डायपोल मोमेंट जनरेट होता वो ज़ीरो होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी ज़ीरो होगा, तो विच मीन्स इसमें पोलैरिटी तो होगी ही नहीं। यहाँ पे पोलैरिटी क्यों हो रही है? क्योंकि एक तरफ को ही खिंच जा रहा है वो, राइट, तो चार्ज सेपरेशन आ जाएगा यहाँ पे कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं आने वाला है, क्योंकि सेम तरह से ही वो पुल कर रहे हैं, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगा। यहाँ पे डायपोल मोमेंट जनरेट होगा, इसीलिए ये पोलर होता है नेचर में, ये नॉन पोलर होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड वेन एवर यू आर आंसरिंग द क्वेश्चंस, इवन द असर्शन रीजनिंग वंस, बिकॉज देयर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स वुड बी यूज्ड। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक प्लस आई इफेक्ट कहाँ यूज़ होना है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग कैसी होगी, कहाँ पोलैरिटी होगी, कहाँ नहीं होगी, यू हैव टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड। उसके बाद वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। देन वी हैव बॉइलिंग पॉइंट। सो बेसिकली इससे 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सो ऑब्वियसली जितने ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगे उतना ज़्यादा ही हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, तो वो तो सिंपल है। बट यहाँ पे आता है कि एक तो ये चीज़ है कि अगर हम एक सिंपल एल्केन ले रहे हैं उसके बाद हम एक हैलो एल्केन ले रहे हैं, तो इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सो ये दोनों बेसिकली यही पूछे जाते हैं। सो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड चेक अगर आपको आंसर आ रहा है तो। सो बेसिकली अगर हम इन दोनों की बात करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है दैन दिस, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन उसके साथ अटैच हो गया है, विच मीन्स वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे ज़्यादा आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें इन दोनों की, तो इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन किसी ने मुझे मैसेज भी किया था इंस्टाग्राम पे कि इन दोनों में से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होता है, क्यों कम होता है, रीज़न क्या होता है इसका। सो इसका रीज़न बेसिकली यही होता है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब आसपास है वो ज़्यादा, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। सो इन केस अगर आता है आपका ऑर्डर वाइज अरेंज करना, सो ऑर्डर वाइज आप चेक कर सकते हो, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस, बिकॉज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है एंड यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। देन इफ़ वी टॉक अबाउट द सॉल्युबिलिटी, तो यहाँ पे यही पूछा जाता है कि जो हमारे हैलो एल्केन्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल होंगे या नहीं होंगे। तो अभी हमने देखा कि जो उनका बॉन्ड है वो पोलर है, राइट, एंड वी नो लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा वाटर है वो भी पोलर है, तो जो हमारे हैलो एल्केन्स हैं वो डिज़ोल्व होने चाहिए या फिर सॉल्युबल होने चाहिए वाटर में, बट ऐसा नहीं होता है। रीज़न यहाँ पे ये होता है कि H2O में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर कोई भी सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल होगा तो उसे पहले इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ना पड़ेगा जो कि H2O में है। तो अगर हम बात करें हमारे किसी भी एक हैलो एल्केन की, ये ले लेते हैं हम, तो ये जब इसके साथ बॉन्डिंग करेगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को नहीं तोड़ पाएगा, विच मीन्स अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में टूट ही नहीं रही है तो ये इसके साथ कैसे बॉन्डिंग करेगा, तो ये इसके साथ बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ये सॉल्युबल भी नहीं होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो। सिंपल पहले तो आपको ये मेंशन करना है कि होना चाहिए वो सॉल्युबल, बिकॉज पोलर में डिज़ोल्व होगा, बट एक चीज़ अगर किसी दूसरी चीज़ में यानी कि वाटर में सॉल्युबल होगी तो उसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ना पड़ेगा, बट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वाटर के अंदर ही जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उसे नहीं तोड़ पा रहा है, जिसकी वजह से ये उसमें सॉल्युबल भी नहीं होगा। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। उसके बाद आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। नाउ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे यूज़ होता है न्यूक्लियोफाइल्स का, एंड यहाँ पे जो रिएक्शंस होती हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब रिप्लेस करना, एंड न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है जिनमें नेगेटिव चार्ज होगा। एंड आप इसे कैसे याद कर सकते हो, लुक, न्यूक्लियोफाइल है, फाइल का मतलब होता है लविंग, एंड न्यूक्लियो को आप समझ सकते हो न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, विच मीन्स उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव लविंग कौन होगा, ऑब्वियसली नेगेटिव वाला, तो इसीलिए न्यूक्लियोफाइल पे हमेशा ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये एक हमारा हैलो एल्केन है।
तो जब भी एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ना, वो हमेशा बैक साइड अटैक ही करेगा, विच मीन्स अगर जो हमारा हैलोजन है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है तो हमेशा वो पीछे से अटैक करेगा, बैक साइड अटैक करेगा। फ्रंट साइड क्यों नहीं करता है, उसका सिंपल रीज़न यही है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है एंड जो हैलोजन होता है उस पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर वो आगे से अटैक करेगा तो दोनों रिपेल करेंगे, तो विच मीन्स बॉन्डिंग हो ही नहीं पाएगी, इसीलिए हमेशा वो बैक साइड अटैक करता है। यहाँ पे वो अटैच हो जाएगा एंड ये जो हमारा हैलोजन है वो बाहर निकल जाएगा। इसी को हम यूज़ करेंगे जितनी भी रिएक्शंस हैं आगे। तो सिंपल सी रिएक्शंस हैं, आपको याद ही करनी है। तो लुक, फर्स्ट रिएक्शन है कि अगर हम एक हैलो एल्केन ले रहे हैं, उसे AgOH एक्वस या फिर KOH भी ले सकते हो आप। एक्वस में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो सिंपली ये OH यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, AgBr बाहर निकल जाएगा। ना यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है, ये रिएक्शन पहले तो बहुत बार यूज़ होने वाली है आपकी कन्वर्जन में, एंड यहाँ पे KOH भी ले सकते हो आप। एंड यहाँ पे जब हम एक्वस स्टेट में लेते हैं तब तो हमारा ये फॉर्म होगा, बट इन केस हम अल्कोहलिक वाला लेते हैं तो उस कंडीशन में हमारा एल्कीन फॉर्म होता है, वो अभी आगे देखेंगे एलिमिनेशन रिएक्शंस में। ये सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूट कर दे रहा है, वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन आएगी, विच मीन्स कुछ ना कुछ वहाँ पे एलिमिनेट भी होने वाला है। तो आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एंड ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे कन्वर्शंस में यूज़ होगी। उसके बाद है हमारी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, तो ईथर्स के फॉर्मेशन में ही यूज़ की जाती है बेसिकली ये। तो यहाँ पे हम कोई भी सोडियम एल्कोक्साइड ले लेते हैं, ये हमारा सोडियम इथॉक्साइड है, सिमिलरली कोई भी और एल्कोक्साइड आप ले सकते हो, एंड इसे जब हम हैलो एल्केन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये NaBr बाहर निकल जाएगा, बाकी सब जो है वो रिप्लेस हो जाएगा। तो इसका IUPAC नेम इथॉक्सी इथेन हो जाएगा। एंड आई होप IUPAC नेमिंग आपको आती होगी, एंड वो जस्ट 1 या 2 मार्क्स की ही आती है, इसीलिए मैंने कराई भी नहीं है। एंड अगर आपको जो IUPAC नेमिंग है वो सीखनी है तो नोट्स में मैंने सब प्रोवाइड कर रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगी। देन वी हैव अनदर रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। लुक, हमने एक हैलो एल्केन ले रखा है, उसको अल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्ट कराया है, तो ये यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, जो हमारा KBr है वो बाहर निकल जाएगा एंड ये CN इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये रिएक्शन तो सिंपल है, बट अगर हम KCN के बदले AgCN ले लेते हैं तो वहाँ पे आइसोसाइनाइड्स फॉर्म होते हैं। यहाँ पे सिंपल साइनाइड्स फॉर्म हो रहे हैं CN, बट यहाँ पे आइसोसाइनाइड्स फॉर्म हो रहे हैं। तो इसका रीज़न पूछा जाता है कि अगर हम अल्कोहलिक KCN के साथ रिएक्ट करा रहे हैं उस कंडीशन में तो यहाँ पे सिंपल साइनाइड्स फॉर्म हो रहे हैं, बट इस कंडीशन में आइसोसाइनाइड्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं। तो लोग, इसका रीज़न क्या होता है कि जो KCN है ना वो आयनिक होता है नेचर में, विच मीन्स K+ एंड CN- में वो ब्रेक हो सकता है। अब ये जो हमारा साइनाइड आयन है इसमें दोनों ही अवेलेबल हैं फॉर द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, दोनों में से कोई भी कर सकता है। बट यहाँ पे जो मेन डोनेशन है वो कार्बन एटम से ही होता है, विच मीन्स ये जो कार्बन है ये डोनेट करता है, इसीलिए यहाँ पे साइनाइड्स फॉर्म होते हैं। बट इफ़ वी टॉक अबाउट AgCN तो ये आयनिक नहीं होता है, विच मीन्स ये आयन में ब्रेक नहीं होगा, ये कोवलेंट होता है नेचर में। अगर ये नेचर में कोवलेंट है तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन होता है जिसके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं फॉर द डोनेशन, तो इसीलिए डोनेशन नाइट्रोजन से ही होता है, इसीलिए नाइट्रोजन इधर पे लिख रखा है हमने, एंड ये एक आइसोसाइनाइड यहाँ पे फॉर्म हो गया है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ विल सी द नेक्स्ट टॉपिक्स। देन वी हैव सिग्निफिकेंस ऑफ साइनाइड्स, विच मीन्स कि ये जो साइनाइड्स हैं दे आर वेरी हेल्पफुल कन्वर्जन रिएक्शंस में, ये बहुत ज़्यादा आपके यूज़ होंगे। फर्दर भी आपको ये रिएक्शंस मिलेंगी, बट यहीं पे अगर आप लर्न कर लोगे तो आपके लिए यूज़फुल रहेगा वो। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि अगर हम एक साइनाइड ले रहे हैं तो उसे हम कई चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लाइक अगर आपको कोई भी एक हैलो एल्केन गिवन है उसे पहले साइनाइड्स में चेंज कर दो, देन आपको जिसमें भी चेंज करना है आप उसमें आराम से चेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले तो अगर हम एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं इस साइनाइड की, विच मीन्स H+ एंड H2O, तो यहाँ पे हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड NH3 यहाँ पे निकल जाता है। देन अगर हम बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं इन दैट केस हमको मिलता है एक एसिड एमाइड, विच मीन्स यहाँ पे CONH2 मिलेगा, तो जहाँ पे भी CONH2 आ जाएगा उसे एसिड एमाइड्स कहते हैं। एंड अगर ये रिएक्शन इसको बेसिकली रिडक्शन कहते हैं यहाँ पे, जो कि सोडियम एंड अल्कोहल की प्रेजेंस में होता है। 4H यानी कि यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन यूज़ हो रहे हैं, तो ये रिडक्शन वाली रिएक्शन है। तो यहाँ पे हमें प्राइमरी एमीन्स मिल जाते हैं। ये रिएक्शन बहुत बार यूज़ होगी, एक्चुअली ये तीनों ही आपकी बहुत ज़्यादा बार यूज़ होंगी आपकी कन्वर्जन रिएक्शंस में, सो डू रिमेंबर इट।
उसके बाद इसको हम मेंडियस रिएक्शन भी कहते हैं, एक तरह की नेम रिएक्शन कह सकते हो आप। उसके बाद ये भी एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। AgNO2 के साथ रिएक्ट कराओगे तो NO2 इधर आ जाएगा, AgBr बाहर निकल जाएगा एंड ये सिंपली NO2 को जैसे बनाते हैं वैसे बना रखा है, तो ये नाइट्रो इथेन हो जाएगा इसका नाम। उसके बाद है हॉफमैन्स अमोनोलिसिस रिएक्शन। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी आगे भी ये यूज़ होगी बट यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसे, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, अल्कोहल की प्रेजेंस यानी कि एथेनॉल की प्रेजेंस में होती है, यहाँ पे सब में ये आएगा। तो इसमें सबसे पहले अगर हम एक हैलो एल्केन ले रहे हैं एंड हम उसे रिएक्ट करा रहे हैं अमोनिया के साथ, अमोनोलिसिस रिएक्शन है विच मीन्स अमोनिया के साथ ही रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे जो NH2 है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा एंड HBr बाहर निकल जाएगा एंड बेसिकली जो नाइट्रोजन है उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो इसके साथ होगी। पहले हमने अमोनिया लिया था, इस कंडीशन में हम अमोनिया नहीं लेंगे, अब हम इसको रिएक्ट कराएंगे अगेन इसके साथ, तो ये रिएक्शन हो गई। तो अब ये C2H5 जो है ये इसके साथ जुड़ जाएगा, एक H इसके साथ निकल जाएगा Br के साथ, तो यहाँ पे HBr बाहर निकल जाएगा। तो इसको हम C2H5 2NH भी लिख सकते हैं, लाइक यहाँ पे लिख रखा है। अगेन C2H5 Br के साथ हम इसे रिएक्ट कराएंगे, इस कंडीशन में यहाँ पे लुक अब 3 हो जाएंगे, तो हमने ऐसे लिख दिया एंड ये HBr बाहर निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो इसके पास बचेंगे ही, लाइक यहाँ पे सबके पास होगा ही। तो यहाँ पे अब हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइड्रोजन रिप्लेस तो होगा नहीं अब। तो अगर हम इसकी रिएक्शन फिर से कराएंगे इसके साथ, तो इन दिस कंडीशन कुछ भी बाहर नहीं निकलेगा, बट यहाँ पे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं एंड यहाँ पे कुछ इस तरह का फॉर्म हो जाएगा C2H5 4N + Br-। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन द नाइट्रोजन, हमारे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स फॉर्म हो जाते हैं। इसका नाम है टेट्राइथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। Now इसके बाद we talk about few important topics which are very important from exams point of view. Then we have the mechanism of nucleophilic substitution reactions. तो जिन रिएक्शंस की अभी हमने बात की है उनका क्या मैकेनिज्म होता है वो बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं, पहला है SN2, सेकेंड है SN1। तो पहले हम बात करेंगे SN2 मैकेनिज्म की। तो SN2 इसे हम इसलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स कंसिडर किए जाते हैं, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है विच मीन्स जो ऑर्डर होगा रिएक्शन का वो 2 होगा बिकॉज 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कंसिडर किए जा रहे हैं। तो जब भी हम रेट निकाल रहे होंगे, तो ये 4th चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि जो रेट होता है दैट इज इक्वल्स टू K, जो कि हमारा रेट कांस्टेंट है, इनटू जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं। तो एक तो हमारा जो भी हैलो एल्केन हम लेंगे वो इन्वॉल्व है, दूसरा जो भी हम न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, तो विच मीन्स दोनों ही मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं एंड ये भी एक मॉलिक्यूल ही होगा क्योंकि सपोज KOH अगर हम ले रहे हैं तो वो यहाँ पे यूज़ होगा, राइट। तो यहाँ पे जो रेट है वो कुछ इस तरह से डिफाइंड होगा। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों की पावर 1 1 है, तो 1 + 1 इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसीलिए इसको हम SN2 रिएक्शंस या फिर SN2 मैकेनिज्म कहते हैं। उसके बाद ये 1 स्टेप रिएक्शंस होती हैं विच मीन्स ये एक ही स्टेप में पूरी कंप्लीट हो जाती हैं। तो यू कैन सी कि एक स्टेप में ये पूरी कंप्लीट हो गई हैं एंड इन सब का उल्टा जो है वो SN1 रिएक्शंस में हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल होगा 2 स्टेप में होगी। तो SN2 से आपको याद रखना है कि 2 मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पे। तो ये दोनों चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद ये सारी जितनी भी चीज़ें मैंने लिखी हैं ये आपकी यूज़ होंगी एंड मैं एक एक करके आपको सब एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये हमेशा ही बैक साइड अटैक करेगा। तो सपोज़ जो ये हमारा कार्बन है बीच में एंड कुछ इस तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्टेट है इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है जो कि अगर SN1 की अगर हम बात करें वहाँ पे फॉर्म नहीं होगी। तो इन केस अगर डिफरेंस आता है SN2 एंड SN1 रिएक्शंस में, तो जितनी भी चीज़ें हैं आप वो प्रॉपरली वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है जहाँ पे हमारा OH भी अटैच्ड होगा कार्बन से एंड Cl भी। तो यहाँ पे OH अटैच्ड होगा एंड यहाँ पे Cl एंड दोनों पे ही नेगेटिव चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि अब ये कार्बन से अटैच हो गए हैं एंड ये होंगे हमारे हाइड्रोजन एटम्स। तो अब यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो गई है। उसके बाद क्या होता है, ये Cl- बाहर निकल जाएगा एंड OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो OH अटैच हो गया है, यू कैन क्लियरली सी
कि हाइड्रोजन इस साइड थे बट अब वो इस साइड को चले गए हैं, इसी को हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, which means the configuration of carbon got inverted just like an umbrella we can say। तो इसी को हम कहते हैं inversion of configuration। ट्रांजिशन स्टेट मैंने आपको बता दिया कि जो इंटरमीडिएट स्टेट एक फॉर्म होती है जहाँ पे हमारा न्यूक्लियोफाइल भी अटैच्ड होगा कार्बन से एंड जो हमारा ऑलरेडी हैलोजन है वो भी अटैच्ड होगा, तो उसी को हम ट्रांजिशन स्टेट कहेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो क्या होगा फॉर SN2 मैकेनिज्म। तो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो ये होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, एंड द रीज़न बिहाइंड इट इज़ स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है कि कितनी हिंड्रेंस उसे मिल रही है, यानी कि कितनी बाधा आ रही है उसके रास्ते में कार्बन एटम तक पहुँचने में। तो अगर हम बात करें टर्शरी की, तो टर्शरी में इस कार्बन से अगर क्लोरीन जुड़ा है तो उसके पास 3 और कार्बन है, विच मीन्स यहाँ पे हिंड्रेंस ज़्यादा है। तो हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पे ये जो SN2 मैकेनिज्म है वो उतने अच्छे से फॉलो नहीं हो पाता है। बट फॉर द प्राइमरी एल्केन्स या फिर प्राइमरी हैलो एल्केन्स हम कह सकते हैं, तो वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, इसीलिए SN2 मैकेनिज्म वहाँ पे ज़्यादा ईजिली पॉसिबल हो पाता है या फिर उसकी रिएक्टिविटी वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। इन केस अगर डिफरेंस आता है तो यू कैन मेंशन ऑल द थिंग्स दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। इसके बाद वी विल टॉक अबाउट द SN1 मैकेनिज्म विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव SN1 मैकेनिज्म। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, SN1 है तो एक मॉलिक्यूल ही इन्वॉल्व होगा एंड दिस विल अकर इन 2 स्टेप्स। तो जैसे पहले वाले में था, यहाँ पे बिल्कुल उल्टा हो गया उसका। सिमिलरली अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करेंगे वो भी उल्टा हो जाएगा। वहाँ पे प्राइमरी का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर था वो सबसे ज़्यादा था, बट यहाँ पे टर्शरी का सबसे ज़्यादा होगा एंड यहाँ पे कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस को कंसिडर नहीं किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे ऑब्वियसली प्राइमरी वाला सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो अगर डिफरेंस आएगा तो ऑब्वियसली उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कंसिडर की जा रही है, यहाँ पे नहीं की जा रही है एंड 1 मॉलिक्यूल ही इन्वॉल्व है एंड 2 स्टेप्स में रिएक्शन हो रही है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है, क्यों है अभी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले 2 स्टेप्स में हो रही है, राइट। तो फर्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन का मतलब होता है जब जो कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ये वाली रिएक्शन है, ब्रोमीन यहाँ पे निकल जाता है एंड यहाँ पे प्लस चार्ज कार्बन पे आ जाता है, तो यही है हमारा कार्बोकैटायन। तो ये वाला जो स्टेप है ना, ये स्लो प्रोसेस है या फिर स्लो स्टेप है एंड आपने केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब भी ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक स्टेप स्लो होता है दूसरा स्टेप फास्ट होता है, फास्ट वाले को कंसिडर नहीं किया जाता है, सिर्फ स्लो वाले को ही कंसिडर किया जाता है इन डिटरमाइनिंग इट्स रेट। तो इसीलिए यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं कि एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, क्योंकि यहाँ पे OH- यूज़ किया जा रहा है सेकेंड स्टेप में, बट रेट में उसे हम कंसिडर नहीं करते हैं क्योंकि ये फास्ट स्टेप वाले में आ जाता है। तो बेसिकली इसका रीज़न यही है कि सिर्फ एक मॉलिक्यूल को हम कंसिडर करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इस ऑर्डर की, तो ये ऑर्डर इसीलिए है क्योंकि जो टर्शरी वाला हमारा कार्बोकैटायन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं कंसिडर करना है, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखनी है। तो जो प्राइमरी वाला है उसके कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो सबसे कम होती है, इसीलिए ये लीस्ट रिएक्टिव होता है एंड टर्शरी वाले का जो कार्बोकैटायन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव भी है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, विच मीन्स कार्बोकैटायन पे अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एंड यहाँ पे जो भी हमारा कंपाउंड है वो फॉर्म हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा एंड अगर डिफरेंस आता है तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं डू मेंशन देम। यहाँ पे कार्बोकैटायन कंसिडर किया जा रहा है जो कि SN2 वाली रिएक्शन में कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो जितने भी डिफरेंसेस हैं ना उनको आप प्रॉपरली मेंशन करना एंड ऑब्वियसली यू विल गेट फुल मार्क्स। इसके बाद कुछ और टॉपिक्स बचे हैं, देन ये आपका फिनिश हो जाएगा एंड उसके बाद इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हैलो एरीन्स। देन वी हैव एलिमिनेशन रिएक्शन, जो कि अभी हमने डिस्कस की थी कि अल्कोहलिक KOH के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो वहाँ पे एक एल्कीन फॉर्म होता है। तो यही बेसिकली हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन है एंड इसे हम डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन रिप्लेस होता है या फिर रिमूव होता है, एलिमिनेट होता है। तो बेसिकली ये एक हम हैलो एल्केन ले लेते हैं, यहाँ पे X यहाँ पे अटैच्ड है यानी कि एक हैलोजन अटैच्ड है। तो ये हमारा अल्फ़ा कार्बन होगा, उसके बगल वाला बीटा कार्बन होगा।
तो अल्फ़ा कार्बन से हैलोजन निकलता है एंड बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है। इसी को हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है जो कि अटैक करेगा। तो जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ऑब्वियसली बैक साइड अटैक करेगा, तो यहाँ पे से हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, तो ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है एंड ये हमारा हैलोजन भी यहाँ पे से रिप्लेस हो जाता है। तो यहाँ पे एक एल्कीन फॉर्म होता है एंड न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा एंड यहाँ पे जो भी हमारा हैलाइड था, हैलोजन था, वो हैलाइड के फॉर्म में अब निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो। अल्कोहलिक KOH के साथ जब हमने रिएक्ट कराया तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे एल्कीन बन गया है, दैट इज़ इथीन यहाँ पे बन गया है। KBr निकला है विच मीन्स ये इसके साथ निकल गया है एंड HOH के साथ अटैच हो गया है विच मीन्स H2O यहाँ पे निकल गया है। तो ये सिंपल है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। बस उसके बाद सेडजिफ रूल ऑफ एलिमिनेशन आ जाता है कि अगर यहाँ पे तो ये सिमेट्रिकल था, अगर एसिमेट्रिकल होगा तो उस कंडीशन में क्या मेन प्रोडक्ट होगा, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट स्टिल इफ़ यू वांट यू कैन सी इन माय नोट्स, वहाँ पे आपको पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। देन वी हैव द वुड्स रिएक्शन विच इज़ अगेन अ नेम रिएक्शन एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द कन्वर्जन्स। तो यहाँ पे बेसिकली हम दो सेम मॉलिक्यूल्स लेते हैं या फिर सेम हैलोएल्केन्स लेते हैं, तो उसे हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो इस तरह से हम रिएक्शन लिख देते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें। तो ये जो 2NaBr है ये निकल जाता है एंड बाकी ये अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे से हम देख सकते हैं कि अगर हमें एक कार्बन वाले हैलोएल्केन से एक एल्केन बनाना है विद डबल इट्स नंबर, तो हम वुड्स रिएक्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर वेरियस कन्वर्जन रिएक्शंस। आप इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको चेंज करना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर के साथ रिएक्ट करा दो एंड यहाँ पे हमें एक एल्केन मिल जाता है। एंड एक और क्वेश्चन आता है कि ड्राई ईथर ही क्यों यूज़ किया जाता है। वो इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा, अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर प्रेजेंट होगा, तो यू कैन क्लियरली सी हमें कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं मिलेगा, वो किस में चेंज हो जाएगा, एल्केन में चेंज हो जाएगा। इन केस इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इट तब आप ये रिएक्शन लगा सकते हो। बट बाकी अगर रीज़न पूछा जाता है कि मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्यों नहीं होती है रिएक्शन, तो आपको सिंपली यही लिखना है कि क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फिर एल्केन में चेंज हो जाता है। तो इसमें इतनी रिएक्शंस थी दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड बाकी हैलोएरीन्स के लिए आई विल अपलोड सून। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वाज यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।